सेकेंड पार्ट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग वायलेटेड बाय राधिका। नाउ सेकेंड हिस्से में बोला गया कि राधिका ने जिस प्रिंसिपल को वायलेट किया है, यानी हमें Hello everyone, this is Pradeep Verma, the Commerce Guru. I welcome you all on your favorite YouTube channel. Today I'm back with another video under Mission 9 July 2020. तो जैसा अभी आप लोगों ने देखा, आज हम केस स्टडी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल बिकॉज सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के बीच में होती है वो ये होती है कि पूरे क्वेश्चन पेपर में जितने भी केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली जो 6 मार्कर्स एंड 4 मार्कर्स 5 मार्कर्स होते हैं, उनको पिक करने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे, एज वेल एज उसको लिखने के स्किल्स में भी कई बार प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाते हैं. तो आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चंस की मदद से ये समझा सकूँ कि केस स्टडी क्वेश्चन को एक्चुअली कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए एंड फाइनली एग्जीक्यूट कैसे करना चाहिए अपने सॉल्यूशन को. ठीक है, सो इससे पहले कि आज के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करें, एज ऑलवेज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट you will get the latest notification of my upcoming videos. So now without any further delay, let's start today's video. So we will start with the first question of a case study and that is for 6 mark. Okay, now सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि बच्चे सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं. जैसे अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होता है राधिका ओपन्स अ ज्वेलरी शोरूम, देन पढ़ते जाओ, देन नेक्स्ट क्वेश्चन का पैराग्राफ, ये भी एक और क्वेश्चन का ही हिस्सा है, चलते जाएं. उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट का फेज. अब जब तक हम ये रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं तब तक हम केस भूल जाते हैं, क्योंकि भाई ये केस या क्वेश्चन तो हम आज पहली बार पढ़ रहे होते हैं. वेरी सिमिलर टू एन अनसीन पैसेज ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट. तो जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट में हम 1 पन्ने या 1.5 पन्ने का अनसीन पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो हम अक्सर भूल जाते हैं उसको. तो इसीलिए मैं आप सभी को ये बात बताना चाहूँगा कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो आप बिल्कुल मत करें. पहले केस को नहीं पढ़े. अगर आप यही करोगे तो आप डुप्लीकेशन ऑफ वर्क करोगे. मतलब एक बार केस पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर केस पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन का आंसर सब खोजोगे, टाइम आप बर्बाद करोगे. क्लियर? यहीं पर बच्चे अपना समय बहुत बर्बाद करते हैं. तो आपको स्ट्रेट अवे क्या करना है, सिंपली आप क्वेश्चन को स्किप करिए और सीधे आ जाओ कहां पर, अपने रिक्वायरमेंट जोन पे. ओके, जैसा आपने देखा कि 2 स्लाइड्स के बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है, देन उसकी रिक्वायरमेंट्स आती है. तो देखिए मैं सीधे आपको रिक्वायरमेंट्स पहले दिखाता हूं, यानी हम स्ट्रेट अवे कहां एंटर करेंगे, ऑन द रिक्वायरमेंट्स. रिक्वायरमेंट्स क्या है उस क्वेश्चन का वो जान लेने के बाद हम केस को सीवियरली और काफी डीपली पढ़ेंगे एंड देन उसके रिलेटेड पॉइंट्स को अंडरलाइन भी कर लेंगे, सो दैट कि हमारे लिए वो एक मार्कर्स हो जाएंगे कि हाँ भाई यहां पर उससे रिलेटेड आंसर है. देखो अब क्या है क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस, द फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. नाउ देखो ध्यान से, आप वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पहचानना है और एक्सप्लेन करना. नाउ क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि किसके प्रिंसिपल्स, फेयोल के या फिर टेलर के. बच्चे यहां भी कंफ्यूज रहते हैं. तो बच्चों एक बात आप क्लियर कर लो, अगर आपको टेलर के प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज करने होंगे तो 2 ही चीजें होंगी. या तो क्वेश्चन में लिख देंगे कि आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल गिवन बाय टेलर, या तो ऐसा होगा, या क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को पहचानने हैं. अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो इन ऑल द रेस्ट केसेस आपको कौन से प्रिंसिपल्स पहचानने हैं, ऑल द 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल. क्लियर? तो यहां भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो हम यही मान के चलते हैं कि हमें हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स में से पहचानने हैं. क्लियर? तो पहचानना भी है एज वेल एज एक्सप्लेन भी करना है. पॉइंट टू बी नोटेड कि नॉट ओनली आइडेंटिफिकेशन बट यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल्सो. तो मैं एक्सप्लेनेशन तो यहां नहीं दूंगा प्रिंसिपल्स का, बिकॉज ऑलरेडी उस पर मैं अपने वीडियोस बना चुका हूं. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप देख के प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन वहां पर बेटर वे में समझ सकते हैं. ठीक है, मैं बस आपको मेन जो लिखने का तरीका होता है वो समझाऊंगा. तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट आर बीइंग अप्लाइड. अब आपको ये भी समझना है कि कौन से प्रिंसिपल जो अप्लाई किए हैं कि जो उसने नहीं अप्लाई किए हैं, दैट मीन्स वायलेट किए हैं. यहां तो बोला है बीइंग अप्लाइड बाय राधिका, तो राधिका ने इस केस में कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया या अप्लाइड किया वो पहचानना है और उसी को एक्सप्लेन भी करना है. एंड सबसे डिफिकल्ट पार्ट
बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ। यहां पर बच्चे मोस्टली अपने आंसर को लिखने में, एग्जीक्यूट करने में टाइम वेस्ट करते हैं। कैसे? अब लाइन कोट करने का मतलब क्या करते हैं ना, वो पैराग्राफ के उतने 2 या 3 लाइन को पूरा कॉपी कर डालते हैं। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आपको क्वेश्चन में ये करने को नहीं बोला गया है, लाइन कोट करना है। और वो क्यों करना है वो समझो आप। सीबीएसई ये चाहती है आपसे जानना कि आपने जिस भी प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया वो एक आपका जस्ट गेसिंग था कि यू नो परफेक्टली। तो उस परफेक्शन को जानने के लिए आपसे लाइन कोट्स करने को कहते हैं कि आप रेफरेंस दो कि इस लाइन के बेस पर आपने ये प्रिंसिपल पिक किया है। ओके, सो आपको सिर्फ हिंट देना है कि देख लो, आप पैराग्राफ का ये वाला हिस्सा आप पिक कर लो, वहां ये प्रिंसिपल है। ठीक है, तो लाइन कोट कैसे करना चाहिए मैं आपको दिखाऊंगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। बने रहिए वीडियोस में लास्ट तक। सेकेंड पार्ट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग वायलेटेड बाय राधिका। नाउ सेकेंड हिस्से में बोला गया कि राधिका ने जिस प्रिंसिपल को वायलेट किया है, यानी हमें क्वेश्चन में एक ऐसा भी फेस मिलने वाला है जिसमें कि राधिका ने किसी प्रिंसिपल को इग्नोर किया है और उसके लिए भी लाइन कोट्स करने हैं। तो यानी लाइन कोट का एक कॉमन सा स्टेटमेंट है जो हमारे एग्जाम में आता रहता है। And third one, state any one effect of the violation of the principle of management by Radhika as identified in part B of the question। यानी हमारे इस पार्ट बी में जो भी प्रिंसिपल निकलेगा वायोलेट किया हुआ, उसी प्रिंसिपल को वायोलेट करने से कौन सा इफेक्ट पड़ता है, कोई एक। ध्यान से देख लो आप, ओनली वन। आप टाइम वेस्ट ना करो 2-3 लिख करके, सिर्फ एक पे ही मार्क्स मिलने हैं आपको। अब हम सभी लोगों ने प्रिंसिपल्स का एक्सप्लेनेशन जब पढ़ा होता है तो पॉजिटिव एंड वायोलेटिंग इफेक्ट्स को हमने याद किया होता है। ठीक है, तो वो बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है। मेन पार्ट है आपको प्रिंसिपल्स पिक करने हैं। क्लियर? सो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन फ्रॉम द स्टार्ट। सो लिखा है ध्यान से फोकस करना आप लोग, मैं जहां जहां जरूरत पड़ेगी अंडरलाइन भी करूंगा। राधिका opens a jewelry showroom in Jaipur after completing a course in jewelry designing। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा इसमें कोई प्रिंसिपल की तो बात कहीं नहीं छिपी है। तो राधिका ने अपने ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद जयपुर में अपना एक ज्वेलरी शोरूम ओपन किया है। She has employed 11 person in her showroom. For greater productivity, she divides the work। देखो ये रहा क्लू वर्ड, डिवाइड द वर्क। वर्क को डिवाइड करना हमने किसी प्रिंसिपल में सीखा है। आप गेस करिए, मैं एट लास्ट बताऊंगा कि क्या क्या आंसर में आएगा। तो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी के लिए उसने क्या किया, डिवाइड किया वर्क को इनटू स्मॉल टास्क एंड ईच एम्प्लॉय इज ट्रेन्ड टू परफॉर्म हिज और हर स्पेशलाइज्ड जॉब। काफी हद तक आपको यहां से प्रिंसिपल पिक करने में आसानी मिल गई होगी। द सेल पर्सन्स आर अलाउड टू चूज अ डील विद अ बायर बाय गिविंग अ मैक्सिमम 10% डिस्काउंट। तो जो सेल्स पर्सन यानी सेल्समैन है उनको कहा गया है कि आप किसी भी डील को फाइनल कर सकते हो मैक्सिमम 10% डिस्काउंट देकर अपने लेवल तक। क्लियर? वेयर एज राधिका टू गिव एनी फर्दर डिस्काउंट रेस्ट्स विथ राधिका एज द फाइनल अथॉरिटी। तो 10% से ज्यादा अगर डिस्काउंट देना है तो वो सेल्स पर्सन नहीं लेंगे डिसीजन, दैट विल बी गिवन या फॉरवर्डेड टू राधिका। राधिका उसका फाइनल डिसीजन लेगी मोर देन 10% इफ इन केस देना है तो। यहां तक भी एक बात है, यहां भी एक प्रिंसिपल है, लेटर ऑन डिस्कस करते हैं इस पर भी। खैर, केस का अगला हिस्सा। इन द अर्लियर डेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस 5 of her employees were asked to put in extra hours of the work। तो शुरुआती दौर जो बिजनेस के थे उसमें उसने अपने 5 एम्प्लॉयज से एक बात कही, वो क्या थी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा समय देने होंगे बिजनेस के लिए। ठीक है, इन रिटर्न शी हैड प्रॉमिस टू गिव देम अ स्पेशल इंसेंटिव विद इन अ ईयर। तो आप इंसेंटिव को अच्छे से समझते हो, तो कहा गया कि उस काम के बदले, एक्स्ट्रा एफर्ट्स के बदले उसने प्रॉमिस किया है कि वो उनको स्पेशल इंसेंटिव देगी 1 साल के ही अंदर में। Therefore, after 6 months, when the business was doing well, तो जैसे 6 महीने बीतते हैं और बिजनेस बेहतर परफॉर्म करता है, she awarded a cash bonus to those 5 employees to honor her commitment। तो देखो, जैसा उसने कहा था, उसने अपने कमिटमेंट को पूरा किया, ऑनर किया, और क्या किया बदले में? she rewarded those 5 employees with cash bonuses। ठीक है। However, when it comes to setting the conflicts among her employees, अब conflicts मतलब तो आप सब समझते हो, जहां पर आपस में थॉट्स मैच नहीं करते लोगों के, थोड़ा सा झगड़ा वाला केस सिचुएशन आपस में आता है, मतलब डिबेट शुरू हो जाता है जहां पर, तो वो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स है। हाउएवर डिबेट तो एक पॉजिटिव चीज होती है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स की बात है। तो जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है एम्प्लॉयज के, शी टेंड्स टू बी मोर बायस्ड टुवर्ड हर फीमेल एम्प्लॉयज। तो वहां पे वो बायस्ड होने लगती है अपने फीमेल स्टाफ की तरफ। यहां से आपको प्रिंसिपल कौन सा वायलेट हुआ है उसका भी एक क्लू मिल चुका होगा।
खैर, ये थे हमारे केस के सारे लैंग्वेजेस और बाकी रिक्वायरमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या है। सो अब स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पार्ट। सो अच्छे से देखेंगे। द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट आर बीइंग अप्लाइड बाय राधिका आर लिस्टेड बिलो। तो कौन से प्रिंसिपल जो उसने अप्लाइड यानी फॉलो किए हैं वो अब यहां आपके सामने है एज अ लिस्ट। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, होप सो आप सभी ने इसको पिक किया होगा, जहां शुरुआत में मैंने आपको हिंट दिए थे। नाउ अब बात देखो, एक्सप्लेनेशन तो मैंने पहले कहा मैं नहीं दूंगा, एक्सप्लेनेशन के लिए ऑलरेडी वीडियोस बने हैं, आप उसको देख सकते हैं, अदरवाइज ये वीडियो लेंदी हो जाएगी अननेसेसरी। तो ये है एक पहला प्रिंसिपल जो इसमें केस में कहीं ना कहीं डेपिक्ट किया गया है, राधिका ने अप्लाइड किया था। नाउ अभी क्वेश्चन में पूछा गया था लाइन कोट करना है, तो अब देखो लाइन कोट्स मैं कैसे करने वाला हूं, देख सकते हो आप। मैंने 2 या 3 लाइन की बातों को सिर्फ एक लाइन से भी कम में खत्म कर दिया। क्या लिखा? फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी डैश स्पेशलाइज्ड जॉब। यानी हमारे जिस सेंटेंस में ये बात साबित हुई थी उस सेंटेंस को पूरा नहीं लिखोगे आप, उसके इनिशियल 2-3 वर्ड्स 4 वर्ड्स देन एक डैश लगा दो आप, फिर आखिरी के 2-4 वर्ड्स जहां फुल स्टॉप था, यानी जहां पर वो कॉन्सेप्ट खत्म होता है वहां पे आप उसे रोक दो। That is called quoting lines. You not need to write the whole sentence or paragraph. इसी में बच्चे मैक्सिमम टाइम वेस्ट करते हैं। क्लियर? अब आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जा करके आराम से देख सकते हो कि उस केस में ये लाइन कहां था, और आप दोबारा से क्रॉस चेक कर सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन क्यों वहां मिला, डिवीजन ऑफ वर्क क्यों मिला। क्लियर? देन आता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये कहां मिलता है? तो ये आता है इस लाइन के साथ, द सेल्स पर्सन आर अलाउड 10% डिस्काउंट, ये सब लिखा था ना वहां पर, लेकिन वो मैंने नहीं लिखा, सीधे आ गए आखिरी हिस्से में, रेस्ट विथ राधिका एज द फाइनल अथॉरिटी। ठीक है, तो ये लाइन कोट करने का तरीका है, और मैं आपको याद दिला दूं कि कहां पर ये बात आई थी, जहां पर राधिका ने 10% डिस्काउंट को देने तक का फ्रीडम दिया था एम्प्लॉयज तक, यानी सेल्स पर्सन तक, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। और उसके बाद फर्दर डिस्काउंट इफ इन केस देना है डील करने के लिए तो वो राधिका के पास रहेगा, ऐसा कहा गया था, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। एंड द थर्ड प्रिंसिपल दैट इज डिपिक्टेड बाय राधिका इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, और उसका कॉन्टेक्स्ट या लाइन कोट ये है, देयरफॉर आफ्टर 6 मंथ हर कमिटमेंट। अब कमिटमेंट को लेकर हमने जो केस में समझा था वो क्या था कि उसने अपने 5 एम्प्लॉयज को ये प्रॉमिस किया था कि वो एक्स्ट्रा आवर्स अगर देते हैं बिजनेस को तो वो विद इन अ ईयर उनको इंसेंटिव्स देगी, एंड 6 मंथ के हो जाने के बाद जब बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है तो कैश बोनस उसने अपने 5 एम्प्लॉयज को दिया था, है ना, एज अ रिवॉर्ड। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कैसे हो गया? तो एक्चुअली बच्चे अक्सर गलतियां यही करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को उस वे में ले चलते हैं कि जहां पर कोई किसी नियम को नहीं फॉलो करता। बट डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? कमिटमेंट शो करना टुवर्ड एनीथिंग। कोई गाइडलाइन है आप उसको फॉलो करते हैं, दैट शोज द कमिटमेंट। कोई रूल बना आप उसको फॉलो करते हैं, दैट अगेन शोज अ कमिटमेंट। तो उसी तरह से अगर राधिका ने अपने एम्प्लॉयज को ये क्या नाम है बिलीव दिया था कि आपको विद इन अ ईयर आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे और उसने पूरा किया, तो दैट मीन्स शी शोड कमिटमेंट टुवर्ड द प्रॉमिस शी मेड टू द एम्प्लॉयज, है ना। तो इसीलिए यहां भी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है जो उसने फॉलो किया। नाउ सेकंड पार्ट जो पूछा गया था वो क्या था कि कौन सा प्रिंसिपल है जो राधिका ने नहीं फॉलो किया, और लास्ट में हमें उसका क्लू मिल चुका था, एंड दैट वाज वेरी सिंपल वन, वायलेटेड बाय राधिका इज इक्विटी। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग वायलेटेड बाय राधिका इज इक्विटी, जहां उसने जेंडर बायसनेस की बात दिखाई थी, है ना, मेल और फीमेल स्टाफ में। तो ये रहा उसका लाइन कोट, हाउएवर व्हेन इट कम्स डैश हर फीमेल एम्प्लॉयज, मतलब जब सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की बात आई तो उसने अपने फीमेल स्टाफ्स को प्रायोरिटी देते हुए जेंडर बायसनेस शो किया था, है ना। नाउ थर्ड वन कि जिस प्रिंसिपल को उसने वायलेट किया उससे कौन सा वन इम्पैक्ट पड़ता है आपको देना था। बहुत सारे पड़ते हैं बट कोई भी एक देना था आपको, वायलेटिंग इम्पैक्ट। जैसा लिखा है, वन इफेक्ट ऑफ द वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज दैट इट मे लीड टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन अमंग द मेल वर्कर्स। डेफिनेटली भाई, आपको अपने स्टाफ में से फीमेल को सपोर्ट ज़्यादा मिले और आपको ना मिले तो उस केस में आपको समझ में आएगा जेंडर बायसनेस यहाँ होता है, तो यू विल नॉट बी इन द कंफर्ट जोन, है ना, तो डिससेटिस्फैक्शन आपको होगा ही। तो ये था सॉल्व करने का एक तरीका। सो अब सेम टेक्निक को अप्लाई करते हैं थोड़े फास्ट वे में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, ठीक है। जो आइए बिना किसी टाइम वेस्टर के साथ फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, केस है, इसको मैं अभी नहीं पढ़ने वाला हूं, अगेन उसका कंटिन्यूएशन में है, एंड ये फाइनली रिक्वायरमेंट्स है। तो अब यही पहले हम पढ़ेंगे जिससे कि हमारे माइंड में एक
इमेज बन जाए कि हमें कहाँ पर फोकस्ड होना है। जस्ट इमेजिन कि आपने पिछले क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट्स पहले नहीं पढ़े होते, स्ट्रेट अवे हम केस पढ़ते तो क्या होता, जो पूरे 12 चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस के, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हम सबको सोच रहे होते कि कहाँ से ये बात आ रही है कि नहीं। तो दिमाग में बहुत प्रेशर पड़ता, आप शायद पिक नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते। लेकिन जैसे हमने रिक्वायरमेंट पढ़ा कि इसमें प्रिंसिपल्स को लेकर सारी बातें लिखी हैं, तो हमारे दिमाग में आ गया कि अरे भाई सब जगह नहीं भागना है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को सोचना है, वो भी सिर्फ फ्यूल के प्रिंसिपल्स, ये भी नहीं कि टेलर के प्रिंसिपल को पहचानने हैं। इसी तरह से हम अपने आप को कूल एंड काम रख सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं। क्लियर? तो मैंने अभी केस नहीं पढ़ा, सीधे रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं। क्या लिखा है देखिए, आइडेंटिफाई एनी 2 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए ये बात तो क्लियर हो गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर ही बेस्ड केस होने वाला है। क्या करना, लेकिन कोई 2 फीचर्स। अब आपके दिमाग में फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट है सारे, अब उनमें से कोई 2 फीचर हैं जो इसमें दिए गए हैं, वो पहचानना है। एंड अगेन बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव केस। तो रैंडमली आप कोई भी नहीं लिख सकते हो, जो क्वेश्चन में है आपको दिख रहा है आप उसको कोट करके लाइन साबित करेंगे। क्लियर? And then second requirement, at which level of management the meeting of managers of Disco Limited was held। अब आपको ये भी दिखाना है, बताना है कि डिस्को लिमिटेड के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने अपनी मीटिंग्स की हैं वो किस लेवल पर थे। तो ये तो बहुत मुश्किल नहीं होने वाला, फिर भी हमें समझ में आ गया कि हमें लेवल्स भी पहचानने हैं। थर्ड वन, आइडेंटिफाई एनी 2 impacts of government policy changes on business, quoting lines फ्रॉम द अबव केस। तो इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस भी बताने हैं, लेकिन लाइन कोट करते हुए, तो इसके बारे में भी समझ करके अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे। एंड द फोर्थ वन, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट बाय बिजनेस मैनेजर्स इन द लाइट ऑफ द अबव पैराग्राफ। हाउएवर, इस फोर्थ का आंसर तो आप बिना केस पढ़े भी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने पर, अंडरस्टैंडिंग करने पर हम सभी को किस तरह के फायदे मिलते हैं, इंपॉर्टेंस मिलते हैं, वही बताने हैं। लेकिन बात यह भी है कि हमें अपने पैराग्राफ को समझकर बताना है, तो पढ़ लेंगे तो एक आइडिया भी मिल जाएगा क्या है उसमें एक्चुअली। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द केस। ठीक है, सो ये रहा हमारा केस। Disco Limited manufactures fashionable and designer clothes. Recently, it finds that the demand for its product has been declining. तो ये आ गया एक प्रॉब्लम कि उनके प्रोडक्ट्स का डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। After market research, it was discovered that fashion and taste of the consumers is changing at a fast pace, that is rapidly, and consumers demand is increasing. तो कंज्यूमर्स का जो टेस्ट है, फैशन है, वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, वो बहुत रैपिड स्पीड में, और इस वजह से कंज्यूमर का डिमांड इंक्रीज कर रहा है उस फैशनेबल नए प्रोडक्ट्स की तरफ। क्लियर? लिखा है देन न्यू कॉम्पिटिटर्स हैव एंटर्ड द मार्केट विथ न्यू डिजाइन्स। और नए कॉम्पिटिटर्स भी आ गए हैं मार्केट में नए नए डिजाइन्स के साथ में। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स ऑन द डिक्रीज इन डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो कंपनी के लिए साथ साथ ये भी बड़ा मुश्किल काम हो रहा है पता लगाना कि किस चेंज का या किस चीज का कितना रिलेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे डिक्रीज इन डिमांड पर, चाहे वो सोशल हो, वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल या लीगल ही क्यों ना हो। मतलब किसके वजह से एग्जैक्टली हमारा डिमांड रिड्यूस हुआ, ये पिक करना भी बड़ा मुश्किल काम है। ये अपने आप में एक हिंट है कि किस फीचर की बात हो रही है यहाँ पर। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट फेज ऑफ द केस। अ मीटिंग वॉज हेल्ड। यही मीटिंग है, याद होगा आपको केस भी पूछा ना किस लेवल में मीटिंग हुई थी, देखिए यहां से क्लू मिल जाएगा। अ मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स हेडिंग प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एटसेट्रा, फॉर एग्जाम्पल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अब देखो सबसे बड़ा क्लू आपको मिल गया। यहां पर जिन लोगों को मीटिंग में इन्वॉल्व किया गया उसका एग्जाम्पल क्या लिया है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, ये सब प्रेजेंट थे उसमें। अब आप इससे खुद ही समझ जाओ कौन सा लेवल होगा, क्योंकि ये सब लोग किस लेवल पे आते हैं आपको एग्जांपल से समझ में आना चाहिए। देन वर प्रेजेंट इन टू डिस्कस हाउ टू डील विद द सिचुएशन। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन it was decided that they would study and analyze the market first to identify customers' taste and fashion and then manufacture garment accordingly। तो डिस्कशन से जो कंक्लूजन बना वो ये आया कि पहले तो वो एनालाइज करेंगे मार्केट को कि कस्टमर्स के टेस्ट क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या, उनके फैशन क्या है, देन अकॉर्डिंगली हम गारमेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे,
या मैन्युफैक्चर करेंगे। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, आफ्टर सेल सर्विस एटसेट्रा। ठीक है, तो ये भी उन्होंने एक साथ साथ एक स्टेप लिया है कि वो आफ्टर सेल सर्विस जो होता है उस पर भी खर्चा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये था सारा केस और उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो होप्स हो कि इस तरह से आप सभी को केस भी समझ में आया होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, 50 जगह आप अपने दिमाग लेकर नहीं चल रहे होंगे। सो पहला रिक्वायरमेंट कि कौन से फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं। द फर्स्ट वन, डायनेमिक। आप पहले ही जान लो कि आपको 2 फीचर्स को लिखने थे, ठीक है, लेकिन जितने भी आए हैं वो सारी बातें आपको यहां दिखा दी जा रही हैं। फर्स्ट वन दैट वाज गिवन इन द केस इज डायनेमिक नेचर। अब ये बात साबित कहां से होती है, किस लाइन से? वो पूछा था, लाइन कोट करना है। अच्छा, अननेसेसरी एग्जाम में लाइन कोट्स मत करना आप लोग, जब तक एग्जाम में बोलेंगे नहीं तब तक आप करना भी नहीं। देखो ये रहा लाइन, फैशन एंड टेस्ट डैश अ फास्ट पेस। ठीक है, अब ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, डिटेल में आपको फिर जानना है कि ये क्या था। तो अब देखो, मैं लगातार वीडियोस को लेंथी करने के लिए बार बार बैक में नहीं जा सकता हूं। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हो कि इस लाइन से रिलेटेड डायनामिक नेचर कैसे हो गया। क्लियर? देन आ गया अनसर्टेनिटी, जहां पे बात लिखा था इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग्स, है ना। तो अगेन उस स्टेटमेंट को हमने ले लिया है और पूरा ना लेकर के लाइन कोड्स के फॉर्म में लिया। देन थर्ड वन, कॉम्प्लेक्सिटी भी है इसमें। कैसे है? इट इज डिफिकल्ट डैश टू प्रोडक्ट्स द इन द मार्केट। तो जहां पे आया था ना कि ये बताना कि सोशल है, लीगल है, देन पॉलिटिकल है, कौन सा है एग्जैक्टली वो हम समझ नहीं पाते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है। तो इस तरह से हमने देखा अभी अभी कि 3 तरह के हमारे फीचर्स इस पूरे केसेस में थे, बट हमें तीनों नहीं लिखने हैं, कोई भी 2। यानी हो सकता है कि आपको ये पिक कर गए, आप ये पिक कर गए, हो सकता है आप ये पिक कर ना कर पाए हो, या आपने ये पिक किया, ये आप ना कर पाए हो। तो जो 2 आप पिक कर पाए आप करिए, लेकिन लाइन कोट करके। देन द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट वाज कि किस लेवल पे मीटिंग हुई थी। तो क्या है उसका आंसर? टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा ना जिस पोस्ट की बात हुई वो टॉप लेवल के ही लोग थे। देन थर्ड वन कि कोई इंपैक्ट बताना है, तो वो था इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस। पहला, इंक्रीजिंग कंपटीशन, और उसका लाइन कोड भी हमने कर दिया है जैसा बोला गया था, न्यू कंपटीटर्स डैश न्यू डिजाइन। तो बताया था ना कि डिजाइन्स उनका डिमांड कम हो रहा था, अदर प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ रहा था, अदर कंपटीटर्स आ रहे थे और नए डिजाइन्स के साथ, तो ये हो गया इंक्रीज इन कंपटीशन। द नेक्स्ट वन इज मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, जहां पे लिखा था कस्टमर्स डिमांड इज इंक्रीजिंग। अब देखो इसमें तो 3 या 4 लाइन में ऑलरेडी सेंटेंस पूरा हो जाता, तो इसमें कुछ वर्ड्स हटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पूरा लाइन ही लिख दीजिए आप, समय बचना है बस। और जब कम ही है तो उसमें क्या समय बचाओगे आप। देन द थर्ड वन, मार्केट ओरिएंटेशन। इट वॉज डिसाइडेड डैश आफ्टर सेल सर्विस एटसेट्रा। तो आखिरी केस का आखिरी हिस्सा जहां पे था वो है हमारा मार्केट ओरिएंटेशन के बारे में। एंड देन द लास्ट रिक्वायरमेंट कि बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स द मैनेजर्स इन कोपिंग अप विद रैपिड चेंजेस। जहां पूछा गया था कि इस केस के बेस पर बताओ कि कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट समझ में आता है अंडरस्टैंडिंग विद द एनवायरमेंटल चेंजेस। तो वो क्या है कि इससे मैनेजर्स को हेल्प मिलता है कोप अप करने से रैपिड चेंजेस जो होते हैं वेरियस फैक्टर्स में। ठीक है, तो ये था इस पूरे क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब एक और थर्ड क्वेश्चन के साथ आज के इस वीडियो को हम एंड करेंगे, एक और केस, और फिर वही तरीका कि ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पहले हम नहीं पढ़ने वाले हैं, सीधे रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे। तो ये रहा रिक्वायरमेंट हमारा, ठीक है। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स मेंशन इन द पैराग्राफ विच आर लाइकली टू अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। चलो अब इसको पढ़ने से हमें अंदाजा तो हो ही चुका है, हमें क्या करना है, फैक्टर्स पहचानने हैं। किसके फैक्टर्स? which affect the fixed capital requirements of the business for opening new showrooms both Bangalore and Mumbai separately। और मैंने factors affecting fixed capital and working capital पर पिछले ही वीडियो को बना रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर वहां से देख सकते हैं। तो ये एक रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में, यहाँ लाइन कोट्स करने की बात नहीं हुई है। देन सेकंड वन, विद एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स देयर इज अ commensurate increase in the working capital requirement। तो जैसे ही आप अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हो फिक्स एसेट्स में, तो उसी के इक्विवेलेंट पैरेलल आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगता है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ द गिवन केस। तो केस जो दिया उसको समझ करके इन बातों को हमें हाईलाइट करना है जो यहां पे बोला गया है। क्लियर? तो ये एक्सप्लेनेशन है नॉर्मली। तो ये 2 रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन के। तो अब आइए केस को समझते हैं कि हमारा एग्जैक्टली केस था क्या। ये है हमारा केस, एक छोटा सा एक ही स्लाइड का केस है ये। वुडन पेरिफेरल प्राइवेट लिमिटेड इज काउंटेड अमंग द टॉप फर्नीचर कंपनीज इन दिल्ली।
तो दिल्ली की एक फेमस कंपनी है फर्नीचर में. It is known for offering innovative designs and high quality furnitures at affordable prices. The company deals in wide product range of home and office furniture through its 8 showrooms in Delhi. तो कंपनी डील करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में, घर के प्रोडक्ट्स और ऑफिस के फर्नीचर्स थ्रू 8 शोरूम्स इन दिल्ली. उनके दिल्ली में ऑलरेडी 8 शोरूम्स हैं. The company is now planning to open 5 new showrooms, each Mumbai and Bangalore. 5 मुंबई में 5, बैंगलोर में 5 शोरूम ओपन करने वाले हैं. इसके ऊपर प्लानिंग चल रही है. In Bangalore, it intends to take the space for the showroom on lease, whereas for opening showroom in Mumbai, it has collaborated with a popular home furnishing brand that is Creation. तो बैंगलोर के लिए इन्होंने इंटेंट क्या किया कि वो स्पेस लेंगे शोरूम को लीज पर, है ना. और साथ साथ मुंबई में जो नया शोरूम ओपन करेंगे वो कोलाबोरेशन फॉर्म में ओपन करेंगे. और किससे कोलाबोरेट करने वाले हैं? वो क्रिएशन नाम के फेमस ब्रांड से. ठीक है, तो ये था केस. और इस केस के बेस पर हमें क्या करना था, तो आइए एक बार फिर देख लेते हैं. आइडेंटिफाई करना था फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जब हम बिजनेस को ओपन करते हैं नए शोरूम्स को बैंगलोर और मुंबई में. और साथ साथ ये स्टेटमेंट था जिसको कि हमें अपने केस के बेस पर एक्सप्लेन करना था. सो लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट. द फर्स्ट, the fixed capital requirement of Wooden Peripheral Private Limited for opening new showrooms in Bangalore will be relatively less. अब देखो कह रहे हैं कि जो 2 जगह थे ना, एक मुंबई और एक बैंगलोर, तो बैंगलोर में जो शोरूम ओपन करना है वहां पर जो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का, वो क्या है? रिलेटिवली लेस है. क्यों लेस है? एज इट्स टेकिंग स्पेस ऑन लीज. तो वो लीज पे ले रहे हैं, मतलब एक तरह से रेंटल प्रॉपर्टी बना रहे हैं. तो उनका एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ना होकर के क्या होगा? रेंट बस पे होना है रेगुलर बेसिस पर. सो ओनली रेंटल्स हैव टू बी पेड. तो लीज को जब आप लेते हो तो जो उसका रेंटल बनता है वो आपको बस पे करना है. और देन बाद में रेंट आपको लीज को रिन्यू कराना है टाइमली. सिमिलरली its fixed capital requirement for opening showrooms in Mumbai will be reduced as it's going to share the cost with another company through collaboration. अब आप ही सोच लो, अगर आपको एक प्रोजेक्ट वर्क बनाना हो अकेले, that will take time as well as money. बट आपको कोई कह दे कि दैट इज अ ग्रुप प्रोजेक्ट, आपको 5 लोग मिलकर के एक प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो दैट विल डेफिनेटली सेव द टाइम एज वेल एज द मनी. होगा ना, क्योंकि वो कोलाबोरेटिव इफेक्ट था. तो वैसे ही कोलाबोरेशन में ये मुंबई में अपना एक शोरूम ओपन करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, तो आपका रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कम हो जाएगा. तो ऑल दीज वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर द न्यू शोरूम्स. देन द सेकंड जो कहा गया था एक पैराग्राफ देकर के, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है. इन शॉर्ट मैंने दिए हैं, आप और भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, बट मैं की एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको क्या है. ठीक है, इट इज true that with an increase in the investment in the fixed assets there is a commensurate increase in the working capital requirement. तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि इंक्रीज अगर आप करते हो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट में, तो आपको उसी के पैरेलल वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को भी इंक्रीज करना पड़ता है. लाइक इन द अबव केस, जैसा बोला था, इस केस के रेफरेंस बताना है आपको. वुडन पेरिफेरल लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन न्यू शोरूम्स. तो ये तो फिक्स्ड हो गया. कॉन्सिक्वेंटली इट्स रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, तो जैसे ही हमने इन्वेस्ट किया न्यू शोरूम में तो ये फिक्स्ड कैपिटल का हो गया, तो ये इंक्रीज हुआ. एंड उसी के पैरेलल हमारा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है विल इंक्रीज. इट विल नीड मोर मनी टू स्टॉक गुड्स. अब भाई आप नए शोरूम्स ओपन करोगे 5 + 5 10 शोरूम्स, तो आपको नए शोरूम के लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे गुड्स को स्टॉक करने के लिए. देन टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आएंगे, सैलरी ऑफ द स्टाफ भी आएगा, ठीक है, कहीं का रेंटल्स भी आएंगे. ऑल्सो इट इंटेंड्स टू टेक द स्पेस फॉर द शोरूम्स इन मुंबई ऑन लीज, सो इट विल हैव टू पे द रेंटल्स, है ना. तो ये सब लेकर बता रहे हैं कि हम जैसे ही अपना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसी के साथ साथ उसी के बराबर हमारा वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज करना पड़ता है. ठीक है, तो दैट वाज द मेन एक्सप्लेनेशन. तो इस तरह से आज देखा आपने, थोड़ी वीडियो लेंथी जरूर हो गई है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज मैंने रेज किया आप सभी के बीच कि हाउ टू सॉल्व द केस स्टडी क्वेश्चन. एंड होप्स हो कि आप सभी को बात समझ में मेरी आई होगी कि आप कभी भी अपने क्वेश्चन के केस को पढ़ने के बाद रिक्वायरमेंट पढ़ोगे तो कभी भी आप टाइम सेव नहीं कर पाओगे और हमेशा कंफ्यूज भी रहोगे. आपके लिए बेस्ट यही होगा कि पहले केस का रिक्वायरमेंट पढ़िए, फिर केस को पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा एंड फोकस्ड भी रहोगे आप.
ठीक है। तो दैट वाज द मेन की सजेशन फॉर यू ऑल, एंड विद दिस होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स पे अपने फीडबैक जरूर दीजिए। एंड तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।